जय हिंद, गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। देखिए हम क्लास 10th का साइंस पढ़ रहे हैं जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है जैव प्रक्रम यानी कि लाइफ प्रोसेसेस। अब आज हमको पढ़ना है पादपों में श्वसन के बारे में। पिछले लेक्चर में हम आपको कोशिकीय श्वसन के बारे में बता चुके हैं और बताए थे कि कोशिका के अंदर जो श्वसन होता है, कोशिकीय श्वसन जो होता है, ये पौधों तथा जंतुओं दोनों में समान होता है। पेड़ पौधों में भी वही उसी तरह से कोशिकीय श्वसन होगा और मनुष्य में या जंतुओं में, किसी भी जानवर में इसी तरह से कोशिकीय श्वसन होगा। कोशिकीय श्वसन का मतलब कि एक अगर ग्लूकोज अणु है तो इस ग्लूकोज से ऊर्जा बनाने की प्रक्रिया ही क्या है? कोशिकीय श्वसन। क्या है? ग्लूकोज से ऊर्जा बनाने की प्रक्रिया ही कोशिकीय श्वसन पढ़ाए थे। पहले क्या होता है, ग्लूकोज आ जाता है कोशिका द्रव में। कोशिका द्रव में ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस होता है। ग्लाइकोलिसिस से ये पाइरुविक अम्ल में बदल जाता है, पाइरुविक अम्ल में बदल जाता है और उसके बाद इस पाइरुविक अम्ल को ढकेल दिया जाता है माइटोकांड्रिया में। माइटोकांड्रिया में ढकेल दिया जाएगा पाइरुविक अम्ल को। एगो ग्लूकोज से दूगो पाइरुविक अम्ल बनता है और नेट एटीपी गेन जो हमको होता है, 2 एटीपी गेन हमको होता है, 2 एटीपी। ठीक, 2 एटीपी ग्लाइकोलिसिस से हमको गेन हुआ, नेट एटीपी। वैसे तो 4 होता है लेकिन हम ग्लाइकोलिसिस कराने के लिए 2 खर्च करते हैं तो 2 उसमें से घटा देंगे, बचेगा कितना? 2 एटीपी। तो हम 2 एटीपी हमको ग्लाइकोलिसिस से मिलता है और ग्लाइकोलिसिस से बनता है पाइरुविक अम्ल। 3 कार्बन वाला अणु है पाइरुविक अम्ल। इस पाइरुविक अम्ल को ढकेल दिया जाता है माइटोकांड्रिया में। माइटोकांड्रिया में जाकर के इसमें क्रेब्स चक्र चलता है। क्रेब्स चक्र के चलने के फलस्वरूप इसमें पाइरुविक अम्ल का ऑक्सीकरण होता है। 2 पाइरुविक अम्ल के ऑक्सीकरण से 36 गो एटीपी बनता है। एक ग्लूकोज अणु से 2 पाइरुविक अम्ल, 2 पाइरुविक अम्ल के ऑक्सीकरण से 36 गो एटीपी, यानी 1 पाइरुविक अम्ल के ऑक्सीकरण से 18 गो। ठीक, तो 36 एटीपी बनता है 2 पाइरुविक अम्ल से मिलकर के। तो ये 2 एटीपी और ये 36 एटीपी मिलकर के कितना हो गया? 38 एटीपी। मतलब हमको लगभग एक ग्लूकोज अणु से लगभग 38 एटीपी मिल जाता है कोशिकीय श्वसन से, कोशिका में जो श्वसन होता है। फिर बताए थे ये श्वसन कभी कभी अनाक्सी भी हो जाता है, मतलब कुछ जीवों में अनाक्सी श्वसन भी होता है और अनाक्सी श्वसन में ये जो पाइरुविक अम्ल है ये माइटोकांड्रिया में नहीं जाता है। कहाँ से कि ऑक्सीजन आया ही नहीं होता है, ऑक्सीजन इस पाइरुविक अम्ल से मिलने नहीं आया होता है, घुसिया गया होता है किसी वजह से। तो ये जो पाइरुविक अम्ल है ये कोशिका द्रव में ही टूट जाता है, इसका अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, अच्छे तरीके से नहीं टूट पाता है, इसलिए ये अच्छे से ऊर्जा नहीं रिलीज करता है। तो दो एटीपी निकलता है बस। अनाक्सी श्वसन में 2 एटीपी निकलता है, ये हम बताए थे। और ऑक्सी और अनाक्सी श्वसन में अंतर बताए थे, इतना ही बताए थे। आज हम पढ़ेंगे पादपों में श्वसन के बारे में। तो देखिए कोशिकीय श्वसन तो पौधों में भी समान होगा। हम बताए थे पिछले लेक्चर में कि चाहे पौधा हो, जानवर हो, जंतु हो, आदमी हो, कोई भी हो, कोशिका में इसी तरह से ग्लूकोज को किस में बदला जाएगा? ऊर्जा में बदला जाएगा। लेकिन ग्लूकोज को ऊर्जा में बदलने के लिए ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा है? ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा है? इसी के बारे में आज हमको डिस्कस करना है कि जंतु में या पेड़ पौधों में ऑक्सीजन आ कहाँ से रहा है, कोशिका तक ऑक्सीजन पहुंचा कैसे? हमारे शरीर में, ब्रेन में कोशिकाएं हैं, हमारे ब्रेन में कैसे ऑक्सीजन पहुंचा? छेद तो नहीं है कहीं दिमागों में, खोपड़िया में। तो इसी वजह से हमको पढ़ना पड़ेगा कि सभी कोशिकाओं में ऑक्सीजन कैसे पहुंच रहा है। ब्रेन में, दिल में, हमारे पेट में, हमारे पैर में, हमारे हाथ में, हर जगह कोशिकाएं हैं और अंदर पूरा कोशिकाएं ही भरी हुई हैं। तो सभी कोशिकाओं में ऑक्सीजन पहुंचाना पड़ेगा, तभी तो ऑक्सीजन होगा। तो ऑक्सीजन पहुंच कैसे रहा है, इसी के बारे में पढ़ना है। तो देखिए पेड़ पौधों में भी श्वसन होता है, कोशिकीय श्वसन, उसमें भी ग्लूकोज को बदला जाता है ऊर्जा में। पेड़ पौधों की भी ऊर्जा की जरूरत होती है। ठीक, अब पेड़ पौधों में ऊर्जा में बदला जाता है ग्लूकोज को, तो पेड़ पौधों में कैसे ऑक्सीजन पहुंचता है उनकी कोशिकाओं में? तो पेड़ पौधों में बहुत आसान है ऑक्सीजन पहुंचाना। पेड़ पौधों में ऑक्सीजन पहुंचाना बहुत आसान है। कैसे? इसमें कोई भी निश्चित श्वसन अंग नहीं होता। ऐसा नहीं है कि हमारे जैसे नाक है, फेफड़ा है, पेड़ पौधों के पास ऐसे सांस ले रहा है। कभी ऐसे पेड़ को देखे हैं कहा कि सांस ले रहा है, फेफड़ा है, नाक से सांस ले रहा है? नहीं देखे हैं। तो मतलब कि पेड़ पौधों में कोई भी श्वसन अंग नहीं होता है, कोई निश्चित श्वसन अंग नहीं होता है। इनके पत्तों को अगर श्वसन करना है, ये मान लीजिए कि ये पेड़ पौधों का पत्ता है। ठीक, पेड़ पौधों के पत्ते को अगर श्वसन करना है, ऐसे तो हम आर्टिस्ट नहीं है, देख रहे हैं कैसे बन गया। तो पेड़ पौधे के अगर पत्ते को श्वसन करना है तो ये पर्णरंध्र द्वारा ऑक्सीजन को ले लेते हैं। पर्णरंध्र द्वारा, आपको हम स्टोमाटा के बारे में पढ़ा चुके हैं, पर्णरंध्र के बारे में। तो स्टोमाटा से ऑक्सीजन ले लेते हैं। पतैया पे छोटी छोटी छेद होता है, किसी भी पेड़ पौधों के पत्ते पे छोटा छोटा छेद होता है जिससे वो ऑक्सीजन अंदर चला जाएगा।
अब अगर तने में यानी कि जो मोटका तना होता है इसमें अगर श्वसन करना है तो इसमें भी छोटा छोटा छेद होता है, बहुत छोटी छोटी छेद होता है जिसको बोलते हैं वातरंध्र। क्या बोलते हैं बाबू? वातरंध्र। तो अगर तना में श्वसन करना है तो वातरंध्र द्वारा। किसके द्वारा? वातरंध्र के द्वारा। और जड़ में श्वसन करना है तो जड़ में अगर पेड़ पौधों का आप अगर जड़ देखेंगे तो एकदम अंदर जाके पेड़ पौधों का जड़ बाल के टाइप का बन गया होता है, बाल के टाइप का, समझ सकते हैं। तो ये जो बाल के टाइप का जड़ है इसको बोलते हैं मूल रोम, और यही मूल रोम जो है मिट्टी में घुलित ऑक्सीजन को कैप्चर कर लेता है, पकड़ लेता है, अवशोषित कर लेता है, और इससे जड़ का शोषण हो जाता है। वैसे पेड़ पौधों को ज्यादा ऊर्जा की जरूरत तो है नहीं, पेड़ पौधों को चलना भी नहीं है, दौड़ना भी नहीं है, बहुत कम मात्रा में मेटाबॉलिक रिएक्शन के लिए ऊर्जा चाहिए इन सबको। मेटाबॉलिक रिएक्शन का मतलब कि जैसे कि प्रकाश संश्लेषण हो रहा है इसमें, चाहे प्रकाश संश्लेषण में वैसे ऊर्जा नहीं खर्च किया जाता है, चाहे श्वसन हो रहा है इसमें ऊर्जा खर्च करना पड़ेगा, ठीक। इन सभी के लिए चाहे ट्रांसपोर्टेशन में ऊर्जा खर्च करना है, पानी को ट्रांसपोर्ट करना है, पानी के ट्रांसपोर्टेशन में, चाहे भोजन के ट्रांसपोर्टेशन में, वैसे हम बताएंगे नहीं 9th क्लास में है, इसमें नहीं है, 9th क्लास में है कि पानी के ट्रांसपोर्टेशन में वैसे ऊर्जा खर्च नहीं होता है, जब भोजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है तो उसमें ऊर्जा खर्च होता है। तो भोजन के ट्रांसपोर्टेशन में यानी कि भोजन को मान लीजिए पत्ती में भोजन बना जड़ तक भी पहुंचाना है, तनों तक भी पहुंचाना है, तो इसके लिए ऊर्जा खर्च करना पड़ता है पेड़ पौधों में। तो वो ऊर्जा कहाँ से आता है? इसी श्वसन से आता है, इसीलिए पेड़ पौधों में श्वसन की जरूरत है, नहीं तो इनमें श्वसन की आवश्यकता नहीं है। क्या करेंगे ऊर्जा बना करके? इनको एक जगह खड़ा रहना है, बस खड़ा रह के अपना प्रकाश संश्लेषण करना है और अपना वृद्धि करना है, इसमें ऊर्जा का क्या जरूरत है? तो भोजन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए इसमें ऊर्जा चाहिए, और ऊर्जा भोजन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए चाहिए तो इसलिए श्वसन होगा, और श्वसन का मतलब ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन इनमें कहाँ से प्रवेश करता है? तो पत्तियों में ऑक्सीजन प्रवेश करता है पर्णरंध्र के द्वारा, जिसको हम बोलते हैं स्टोमाटा। फिर तने में अगर आप देखेंगे तो तने में ऑक्सीजन जो है प्रवेश करता है वातरंध्र के द्वारा। वातरंध्र छोटे छोटे छेद होते हैं, तना में भी बहुत छोटे छोटे बहुत सूक्ष्म छेद होते हैं, उनको बोलते हैं क्या? वातरंध्र। फिर जड़ों में देखेंगे तो ये मूल रोम का सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है, और सरफेस एरिया ज्यादा होने की वजह से ये क्या करते हैं? मिट्टी में घुलित ऑक्सीजन को क्या कर लेते हैं? कैप्चर कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, ठीक। तो यही होता है। तो क्या लिखेंगे कि पेड़ पौधों में कोई निश्चित श्वसन अंग नहीं होता। क्या लिखेंगे? पेड़ पौधों में, लिखिएगा, पेड़ पौधों में कोई निश्चित श्वसन अंग नहीं होता। निश्चित श्वसन अंग नहीं होता। हम उनमें आंख, नाक, कान वगैरह नहीं देखे हैं, नहीं होता है, ठीक। ये अपना श्वसन किससे करते हैं? तो देखिए, पहला लिखिए, पहला पत्ती में श्वसन, पत्ती में श्वसन किसके द्वारा होता है? फिर दूसरा तना में श्वसन किसके द्वारा होता है? ये आप लिखते चलिए। तीसरा किसमें? जड़ में, जड़ में श्वसन किसके द्वारा होता है? ये भी देखिए। पत्ती में श्वसन अभी बताए हैं कि पर्णरंध्र के द्वारा होता है, पर्णरंध्र जिसको हम बोलते हैं स्टोमाटा। तना में श्वसन जो होता है इसको बोलते हैं वातरंध्र। वातरंध्र मतलब छोटे छोटे छेद होते हैं तनों में, जिससे पेड़ों में श्वसन होता है। जड़ में किसके द्वारा होता है? मूल रोम के द्वारा। रोए के आकार के जड़ होते हैं जिसको हम मूल रोम बोलते हैं, मूल रोम द्वारा, ठीक। तो इन सभी में श्वसन इस तरीके से होता है। अब आता है पेड़ पौधों में श्वसन खत्म हो गया, इसी तरीके से सांस ले लेंगे, खत्म हो गया। सांस लेने की प्रक्रिया ही तो है इनकी, सांस लेने की ही तो प्रक्रिया है। ऑक्सीजन को किससे लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को किससे छोड़ेंगे? यही तो है। पर्णरंध्र से ऑक्सीजन लेंगे, पर्णरंध्र से ऑक्सीजन छोड़ेंगे। पत्ती में अगर श्वसन करना है, जड़ में श्वसन करना है तो वातरंध्र से ऑक्सीजन लेंगे, वातरंध्र से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देंगे। जड़ में अगर श्वसन करना है, मूल रोम से ऑक्सीजन लेंगे और मूल रोम से ही कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देंगे, ठीक। इसी वजह से यहाँ पे पेड़ पौधों में श्वसन उतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत कम श्वसन होता है। अगला हेडिंग लगाइए, जंतुओं में श्वसन। जंतुओं में श्वसन, जंतुओं में श्वसन जो जानवर हैं, जैसे हम एगो जानवर हैं, आप भी एगो जानवर हैं, हम अकेले नहीं, आप भी हैं, समझ में आ रहा है? तो हम भी जानवर हैं, आप भी जानवर हैं,
गाय भैंस भी जानवर है, कुत्ते भी जानवर है, इन सभी जानवरों में कैसे श्वसन होता है। तो जंतुओं में श्वसन के बारे में हमको समझना है। श्वसन, और श्वसन में कौन सा श्वसन समझ रहे हैं कि कैसे ये सांस ले रहे हैं, कैसे सांस ले रहे हैं, इसी के बारे में अभी समझ रहे हैं। देखिए जंतुओं में ऑक्सीजन हमको बस पहुंचाना है कोशिका तक, तो ऑक्सीजन पेड़ पौधों में इसे पहुंच जाता है, पत्ती में पर्णरंध्र द्वारा, तना में वातररंध्र द्वारा और जड़ में मूलरोम द्वारा। अब जंतुओं में श्वसन जो होता है, जो पानी में जीव रहते हैं उनमें सांस लेना थोड़ा दिक्कत होगा। कैसे? मान लीजिए मछली है पानी में, उसको भी श्वसन करना है, उसको भी ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन जो है एटमॉस्फेयर में तो बहुत पर्याप्त मात्रा में है, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसे खींचेंगे तुरंत आ जाएगा। लेकिन मछली जो है, मछली पानी में रह रही है, इसमें कैसे श्वसन होगा? पानी में घुलित ऑक्सीजन होते हैं, पानी में घुलित ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं पानी में रहने वाले जीव, लेकिन उनका श्वसन जो होता है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, सांस लेना थोड़ा सा कठिन होता है। कहाँ से कि पानी में बहुत कम मात्रा में ऑक्सीजन खुला होता है, तो बहुत कम मात्रा में अगर पानी में ऑक्सीजन है तो उसको कैप्चर करना, उसको पकड़ना थोड़ा कठिन हो जाता है। इसलिए मछली में चाहे जो जलीय जीव हैं उनमें श्वसन थोड़ा सा कठिन होता है, सांस लेना कठिन होता है। तो लिखिएगा जलीय जीवों में, जलीय जीवों में स्थलीय जीवों की अपेक्षा सांस लेना या श्वसन लिख सकते हैं। श्वसन हम इसी को नॉर्मली भाषा में बोल देते हैं, हम सांस ले रहे हैं श्वसन कर रहे हैं, तो बोलते हैं सांस लेना या श्वसन अपेक्षाकृत कठिन होता है, कठिन होता है। ठीक, अब पहला जो हमको जलीय जीव के बारे में पढ़ना है, अमीबा। सबसे प्यारा हमारा अमीबा, सबसे हमारा प्यारा अमीबा है, कहाँ से कि इसका फिगर हम कैसे भी बना सकते हैं, तो इसलिए ये सबसे प्यारा है। तो अमीबा के बारे में हमको पढ़ना है। अमीबा, अमीबा में सांस कैसे अमीबा सांस लेता है, इसमें भी श्वसन की आवश्यकता है। देखिएगा तो हम बताए थे कि अमीबा को जब खाना खाना होता है ना, डगर के जाता है खाना के पास। डगर के जाने का मतलब खिसकते हुए खाना के पास चला जाता है। अभी चलने के लिए यानी मोशन कर रहा है, गति कर रहा है, गति करने के लिए इसके पास ऊर्जा चाहिए, खाना को पकड़ने के लिए उसके पास ऊर्जा चाहिए, फूड वैक्यूल को इधर से इधर धक्का देने के लिए ऊर्जा चाहिए। तो इस सब ऊर्जा जो है कहाँ से आता है? तो इस ऊर्जा के लिए ये अमीबा श्वसन करता है, और श्वसन करता है तो इसमें ऑक्सीजन कोशिका के अंदर कैसे पहुंचता है, इसी के बारे में हमको पढ़ना है। तो इसमें जो ऑक्सीजन है ना, ये आराम से पहुंच जाएगा। कैसे पहुंच जाएगा? आराम से। कैसे? कहाँ से कि देखे होंगे, अगर हम रूम है, एक कमरा है हमारे पास, तो इस रूम में अगर छोटा सा रूम है, इसमें एक अगरबत्ती जला दें तो इस अगरबत्ती का धुआं पूरे कमरे में फैल जाता है, और इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? विसरण बोलते हैं। मतलब कि जो पदार्थ जहाँ अधिक है वहां से कम की ओर फैलने लगता है। जैसे अगरबत्ती जहाँ जल रहा होता है वहाँ बहुत तेज धुआं होता है, अब पूरे कमरे में धुआं नहीं होता है, तो इसलिए जहाँ धुआं नहीं होता है वहाँ पे अगरबत्ती का धुआं फैलने लगता है, महक फैलने लगता है, और पूरे कमरे में उसका धुआं फैल जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? विसरण बोलते हैं। विसरण, समझ में आया? इस प्रक्रिया को डिफ्यूजन यानी कि विसरण बोला जाता है। अब विसरण के द्वारा ही अमीबा में श्वसन होता है, अमीबा विसरण के द्वारा ही सांस लेता है। देखिए कैसे, अगर देखिए पानी में ऑक्सीजन जो होता है घुला हुआ है, तो ऑक्सीजन की मात्रा पानी में ज़्यादा है, और अमीबा के अंदर अगर श्वसन करना है तो इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी, तो इसमें से ऑक्सीजन इसमें चला जाता है, अमीबा में चला जाएगा। इसमें ऑक्सीजन जैसे ही आएगा, अमीबा ऑक्सीजन का यूज करके श्वसन कर लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा, खूब ढेर कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ढेर हो गया, अब पानी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कम हो गया। समझ रहे हैं? पानी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कम रहता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है पानी के अंदर चला आएगा, ज़्यादा से कम की ओर आता है कोई भी पदार्थ। यहाँ से फिर से ऑक्सीजन जो गया था श्वसन में खर्च हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, वो बाहर निकल गया, फिर से इसमें ऑक्सीजन की कमी हुई, फिर से ऑक्सीजन जाएगा पानी अमीबा में, फिर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, ऑक्सीजन अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, ऑक्सीजन अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, ऑक्सीजन अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, ऐसे चलता रहेगा, और अमीबा जो है आराम से श्वसन कर लेगा। समझ रहा है? इसमें कितनी ऑक्सीजन का जरूरत है? वैसे बहुत कम ऑक्सीजन चाहिए इसको। तो इसीलिए अमीबा जो है किसके द्वारा श्वसन करता है? विसरण के द्वारा श्वसन करता है, यानी डिफ्यूजन प्रोसेस इसमें होता है। तो अमीबा सांस लेने के लिए विसरण का उपयोग करता है।
क्या लिखेंगे, अमीबा में श्वसन विसरण द्वारा होता है, विसरण द्वारा होता है। ये तो जलीय जीव है, इसमें विसरण द्वारा हो गया, हमको समझ में आता है छोटा सा जीव है, इसमें विसरण द्वारा हो जाएगा। एगो कोशिका का है, एगो कोशिका में कैसे ऑक्सीजन ढकेल लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड खींच लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बहुकोशिकीय जीव है जैसे कि मछली, इसमें बहुत सारी कोशिका है, इसके अंदर हम कैसे ऑक्सीजन ढकेलेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड खींचेंगे। मछली हमको नहीं बनाने आ रहा है यार, मछली 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 बन जा बन जा बन जा, नहीं बन पा रही है, चलिए जाने दीजिए। हमारा मछली हवेल मछली है, हवेल मछली। वैसे तो हवेल मछली बाहर सांस लेती है, पानी में नहीं लेती है, लेकिन मान लीजिए हमारा हवेल मछली है। ठीक, देखिए ये मछली है, मछली में श्वसन कैसे होता है आप देखेंगे। ये मछली में श्वसन का एक डायग्राम है। इसमें जो होता है गल्फर होते हैं, जिसको हम बोलते हैं गिल्स। क्या बोलते हैं, गिल्स बोलते हैं। अब इस गिल्स के द्वारा मछलियों में श्वसन होता है। मछलियों में श्वसन कैसे होता है, गिल्स के द्वारा होता है। तो यहाँ पे देखिए कई जीवों में हम श्वसन के बारे में थोड़ा सा लिखते हैं। जैसे मछली, मछली में श्वसन, मछली में श्वसन अंग कौन सा है, गिल्स। और एक चीज और लिखिए, कीट में श्वसन, कीट में श्वसन। फिर लिखिएगा केंचुए में श्वसन। इन सब के बारे में आपको आपके सिलेबस में दिया हुआ है, इसलिए हम लिखवा रहे हैं। केंचुआ में श्वसन किसके द्वारा होता है। फिर चौथा आप लिख लीजिएगा किसमें श्वसन, और लिखना है आपको एक और कोई जीव है, चौथा आपके में दिया हुआ है उच्च वर्ग के जंतु, उच्च वर्ग के जंतु। ठीक, मतलब जैसे हम हो गए, जैसे कि हाथी हो गया, चाहे गाय भैंस हो गए, इन सब। देखिए मछली में श्वसन गिल्स द्वारा। गिल्स क्या होता है, गल्फर। इसको थोड़ा सा स्लाइड को हटाते हैं। जो लाल सा दिख रहा था इस फोटो में वही गल्फर है। यहाँ पे रहता है, मछलियों के मुंह के पास ऐसे लगता है कि पेज जैसे चिपका हुआ किताब जैसे रहता है, किताब जैसे। तो इस गल्फर के द्वारा ही मछलियों में श्वसन होता है, गिल्स जिसको बोलते हैं। ठीक, बुक गिल्स जिसको बोलते हैं। और ये कीट में श्वसन जो होता है ट्रैकिया द्वारा होता है, ट्रैकिया जिसको हम श्वास नली भी बोलते हैं, ट्रैकिया द्वारा श्वसन होता है। केंचुए में श्वसन जो होता है ये नम त्वचा द्वारा होता है। अभी हम सब समझा रहे हैं आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस लिखवा के नहीं छोड़ेंगे, नम त्वचा द्वारा। और उच्च वर्ग के जंतुओं में श्वसन तंत्र होता है। श्वसन मतलब एगो मशीनरी होता है, इसके बारे में हमको पढ़ना पड़ेगा। श्वसन तंत्र पढ़ाएंगे अभी। देखिए मछलियों में श्वसन गिल्स के द्वारा। गिल्स क्या होता है, तो गिल्स ऐसे मछली में गल्फर टाइप का होता है, देखे होंगे इसे किताब के टाइप का होता है, जिसको हम बुक गिल्स बोलते हैं। मछलियां क्या करती हैं, मुंह में पानी को भरती हैं और खूब तेज प्रेशर मारती हैं, जिससे पानी पीछे की तरफ से निकल जाता है। इस गल्फर के द्वारा आप देख पा रहे होंगे निकल रहा है। तो मुंह में पानी भरती हैं, एक चाक दे मारती हैं, जिससे मछली के गल्फर से पानी निकल जाता है और उसमें से ऑक्सीजन अलग कर दिया जाता है। पानी में जो ऑक्सीजन खुला हुआ था उस ऑक्सीजन को छान लिया जाता है। और इस गिल्स में, इस गल्फर में, ये जो गल्फर आप देख रहे हैं इसे टाइप का, इस गल्फर में ब्लड कैपिलरीज बहुत ज़्यादा होती हैं। इस गिल्स में बहुत ब्लड कैपिलरीज होती हैं, मतलब कि रक्त केशिकाओं का जाल होता है, खून की नसों का खूब ढेर जाल होता है। अभी खून की नसें जो होती हैं, जैसे मछली पचाक से पानी मारेगी पीछे की तरफ, वैसे ही इसमें से ऑक्सीजन अलग हो जाएगा और वो ऑक्सीजन जाके इसी ब्लड में मिल जाएगा, इस खून की नसों में मिल जाएगा और ब्लड से पूरे शरीर में मछली के फैल जाएगा पानी, ऑक्सीजन। ठीक, वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड इस ब्लड कैपिलरीज से बाहर निकल जाएगा और बाहर निकला तो इस बुक लंग से बाहर निकल जाएगा। समझ में आया। तो इसी तरह से मछलियों में श्वसन होता है। तो क्या लिखेंगे, मछली में श्वसन। क्या लिखेंगे, मछली में श्वसन। मछली में श्वसन कैसे होता है, मछली में श्वसन कैसे होता है, देखिए जल, मछली में श्वसन। हम हेडिंग लिखवा रहे हैं, थोड़ा सा हटाते हैं इस स्लाइड को। मछली में श्वसन, मछलियों में जो श्वसन होता है, आप इसको बस ऐसे लिख लीजिए कि पानी जो है, पानी ऑक्सीजन युक्त, ओटी युक्त का मतलब कि पानी में ऑक्सीजन घुला हुआ है।
ये कहाँ जाएगा? पहले मछली के मुंह में, मुंह में, मुख लिखिएगा, मुख में, मुख से प्रेशराइज करेगी मछली, दबाएगी खुद से, जैसे चाक से मारेगी, जिससे क्या होगा? पानी गलफर से बाहर निकल जाएगा, यानी मुख से गिल्स में, गिल्स में पानी जाता है और गिल्स से पानी बाहर, गिल्स से पानी बाहर आ जाता है। लेकिन गिल्स में ही ऑक्सीजन जो है ये कहाँ चला जाता है? ऑक्सीजन जो है ब्लड में चला जाता है, ब्लड में चला जाता है और ये ब्लड से पूरे शरीर में चला जाता है, संपूर्ण शरीर। तो ऐसे बस आप फ्लो चार्ट में इसको याद रखिएगा, और फ्लो चार्ट में याद रखते हैं तो आप इसको वाक्य बना के भी लिख सकते हैं कि मछली में श्वसन कैसे होता है। इसको वाक्य बना के आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, आगे चलिए, आगे हम पढ़ते हैं। देखिए अब कीट में श्वसन, कीट में श्वसन कैसे होता है? ट्रेकिया में। कीट में श्वसन का मतलब जैसे कीड़े मकोड़े होते हैं, जैसे टिड्डा हो गया, मक्खी हो गई, मच्छर हो गया, इन सब में श्वसन कैसे होता है? तो इन सब में यहीं से इनका श्वसन तंत्र स्टार्ट होता है, ट्रेकिया। बस सांस का नली होता है, ऊपर का सब सिस्टम उखाड़ के फेंक दिया गया होता है कीटों में। जैसे काकरोच को देखेंगे, उसका मुंडी में कोई श्वसन अंग नहीं होता है, उसके गले से श्वसन अंग क्या होता है, जिसको बोलते हैं ट्रेकिया। यहाँ पे छेद होता है, यहीं से सांस जाएगा, चला जाएगा अंदर, और चला जाएगा अंदर तो उससे श्वसन कर लेंगे कीट। तो इसी को बोलते हैं ट्रेकिया, श्वास नली को ही ट्रेकिया बोलते हैं। ट्रेकिया से सांस अंदर जाएगा और सांस बाहर आएगा। इसलिए कीटों के मुड़ी को अगर तोड़ देंगे ना, जैसे कि काकरोच हो गया, तो श्वास ले सकता है, कुछ दिन तक जिंदा रह सकता है। वो सांस लिए बिना नहीं रह सकता है, सांस लेगा। कहाँ लेगा? कैसे कि उसका श्वसन जो है यहाँ गले से हो रहा था, गले में क्या था? ट्रेकिया था, छेद था यहीं पे, यहीं से श्वसन हो रहा था। ठीक, तो इसीलिए जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनका मुंडी तोड़ भी देंगे तो जिंदा रहेंगे सब, जैसे में काकरोच होता है। आगे चलिए, अब केंचुआ में श्वसन नम त्वचा द्वारा होता है। केंचुआ में भी श्वसन होता है और नम त्वचा द्वारा। उनका श्वसन अंग जो होता है स्किन होता है। जैसे हमारे अंदर फेफड़ा है, वैसे उसका केंचुए का जैसे देखेंगे चाउमीन जैसा दिखता है, ऐसे खींचेंगे तो देखेंगे एकदम सरकेगा उसका स्किन, एकदम नम रहेगा, एकदम स्लिपरी रहेगा। क्यों ऐसा होता है? इसलिए ताकि उस पे जो वायु आए, उसमें जो धूल कण है उसके स्किन पे ही चिपक जाए, अंदर नहीं जाए, और जो ऑक्सीजन है वो एब्जॉर्ब हो जाए उसके त्वचा के अंदर, उसके शरीर के अंदर। तो उसमें ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, सोख लिया जाता है केंचुआ के त्वचा द्वारा। ठीक, इसीलिए केंचुआ चाउमीन जैसा दिखता है, बस इसीलिए, नहीं तो वो भीगा हुआ नहीं रहता। आगे चलिए, उच्च वर्ग के जंतुओं में तो श्वसन तंत्र होता है। श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ना है, जैसे कि हमारे बारे में पढ़ना है, अभी पढ़ना है। अभी चलते हैं, स्टार्ट करते हैं मनुष्य में श्वसन। अब एक चीज आप लिख लीजिए, श्वसन सतह के लक्षण। श्वसन सतह के लक्षण आपको लिखवा देते हैं हम। अब श्वसन सतह के लक्षण क्या होने चाहिए? अब जैसे केंचुआ था, केंचुआ में जो स्किन है वो भीगा हुआ क्यों था? तो भीगा हुआ यानी नम जो स्किन होता है, ये इसलिए होता है ताकि वायु से जो धूल कण है उनको अलग किया जा सके। पता चला धूल कण सहित पूरा बैक्टीरिया सहित धूरा उड़ रहा है, सांस ले लिया केंचुआ, तो उसी से भर जाएगा और वो मर जाएगा। कहाँ से? कि उसके अंदर, शरीर के अंदर धूल कण की आवश्यकता नहीं है। तो उसको धूल कण को चिपकाने के लिए क्या होना चाहिए? श्वसन सतह की विशेषताएं। अब ये श्वसन सतह होता क्या है, पहले ये समझिए। विशेषताएं, श्वसन सतह क्या होता है? रेस्पिरेटरी सरफेस क्या होता है? जैसे मछली में जो गिल्स था, बुक गिल्स, ये श्वसन सतह है। मतलब कि जहां से गैसों का एक्सचेंज होता है, ब्लड में गैसों का जहां से एक्सचेंज होता है, उसी को बोलते हैं श्वसन सतह। जैसे केंचुआ में स्किन था, केंचुआ का त्वचा जो था, ये क्या है? ये इसका श्वसन सतह। केंचुआ है ये, वैसे दिख नहीं रहा है केंचुआ, इसका जो स्किन है यही श्वसन सतह, यहीं से गैसों का एक्सचेंज इसके शरीर के अंदर हो रहा है, तो ये श्वसन सतह है। वैसे मछली में अभी देखे थे आप, बुक गिल्स था इस तरह का, तो ये बुक गिल्स श्वसन सतह है। यहीं से ब्लड में ऑक्सीजन चला जा रहा था। हमारे अंदर क्या है श्वसन सतह? फेफड़ा है, फेफड़ा से ऑक्सीजन ब्लड में चला जाता है। गाय भैंस के अंदर फेफड़ा से ऑक्सीजन ब्लड में जाता है। तो गैसों का एक्सचेंज जहां होता है, आदान प्रदान जहां होता है, उसी को हम बोलते हैं श्वसन सतह, यानी कि रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर या सरफेस इसको बोल देते हैं। ठीक, अब देखिए, श्वसन सतह की कुछ विशेषताएं होनी चाहिए, ऐसे श्वसन सतह नहीं हो सकता है। क्या विशेषताएं होनी चाहिए? पहला विशेषता आप लिखिए, यह नम होनी चाहिए। यह नम होनी चाहिए। नम होने का मतलब
नम नहीं रहेगा तो पता चला कि हवा में जो भी धूल कण है वो सब एक के बार जाएगा और हमारा फेफड़ा पूरा भट जाएगा। दौरी हो रहा है, पता चल रहा है, और दौरी में हम क्या कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं खूब तेज, पता चला पूरा भूसा उसा सब एक के बार अंदर चला गया, फेफड़े भर गया, कब वो सांसें नहीं ले पाएंगे, मर जाएंगे। तो इसीलिए जो श्वसन सतह होता है, फेफड़ा होता है, वो नम होता है, उसमें मॉइस्चर होता है ताकि उसमें से धूल कणों को सेपरेट किया जा सके, अलग किया जा सके, चिपकाया जा सके मॉइस्चर में। ठीक। दूसरा श्वसन सतह की खासियत क्या होनी चाहिए, ये पतला होना चाहिए, इसकी भित्ति पतली होनी चाहिए, इसकी भित्ति पतली होनी चाहिए, पतली होनी चाहिए। ठीक, श्वसन सतह की भित्ति क्या होनी चाहिए, पतली होनी चाहिए। आज हम रेस्पिरेशन देखते हैं तो खत्म ही करके जाएंगे। तीसरा इसका क्या होना चाहिए, तीसरा इसमें ब्लड कैपिलरीज का जाल होना चाहिए, इसमें केशिकाओं का जाल होना चाहिए, जाल होना चाहिए। देखिए ये तीनों जो है श्वसन सतह की विशेषताएं हैं। जैसे मान लीजिए नम तो है किस लिए, ताकि धूल कण को सोख सके, चिपका सके। इसकी भित्ति पतली होनी चाहिए, पतली भित्ति रहेगी तभी तो गैसों का एक्सचेंज हो सकता है। मान लीजिए गैसों को खूब बढ़िया से बंद कर दिए, पैक कर दिए मोटा मोटा भित्ति से, तो गैस ना ब्लड में जाएगा, ना ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगा। तो इसलिए इसकी भित्ति, श्वसन सतह की जो दीवारें हैं वो पतली होनी चाहिए ताकि गैसों का एक्सचेंज आसानी से हो सके। इसमें केशिकाओं का जाल होना चाहिए। अब मान लीजिए ब्लड में ही ऑक्सीजन को मिलाना है, हमारे शरीर के अंदर ब्लड में ऑक्सीजन मिलेगा तभी पूरे शरीर में पहुंचेगा, तो ब्लड में ऑक्सीजन को मिलाना है तो ब्लड का नस तो होना चाहिए ना, तभी ना मिलाएंगे उसमें, ब्लड का पाइप होना चाहिए तभी तो उसमें मिलाएंगे। तो श्वसन सतह के पास, फेफड़ों के पास हमारे ब्लड कैपिलरीज होनी चाहिए, जो नसें हैं खून की वो होनी चाहिए, तभी खून में हम क्या मिला सकते हैं, ऑक्सीजन को मिला सकते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड से निकाल सकते हैं। तो ये जो है श्वसन सतह की विशेषताएं हैं। अब शुरू होता है मनुष्य में श्वसन। क्या हेडिंग लगाएंगे, मनुष्य में श्वसन, मनुष्य में श्वसन, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन। अब मनुष्य में श्वसन के लिए श्वसन तंत्र पाया जाता है। इसमें क्या होता है, श्वसन अंग, श्वसन तंत्र होता है, श्वसन तंत्र होता है, इसमें पाया जाता है। किस लिए, कहें से कि इसमें एक मशीनरी है, कहें से कि पूरे शरीर में, हमारा शरीर बहुत बड़ा है और पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाना है, पूरे शरीर की कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना है, एगो मशीन चाहिए पहुंचाने के लिए। ठीक, तो उसी मशीनरी को हम क्या बोलते हैं, श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं। इसमें श्वसन सतह क्या होता है, फेफड़ा होता है। श्वसन सतह क्या होता है, फेफड़ा होता है, श्वसन सतह फेफड़ा होता है, फेफड़ा। और क्या होता है, देखिए श्वसन तंत्र के भाग के बारे में हमको पढ़ना है। आज हम ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम भी बनाएंगे और समझेंगे भी, सब हम स्लाइड लेकर के आए हुए हैं। देखिए ये सारा स्लाइड है। देखिए हम क्या करेंगे, मनुष्य में श्वसन के बारे में पढ़ना है। तो पहले हम जान गए कि मनुष्य में क्या होता है, श्वसन तंत्र होता है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम था, पचाने वाला एगो मशीन था, भोजन को पचाने वाला एगो मशीन था, वैसे ही सांस लेने के लिए, सांस को, ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाने के लिए एक मशीन पाया जा रहा है, जिसको हम बोल रहे हैं श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम इसको बोलते हैं। तो श्वसन तंत्र के बारे में हमको पढ़ना है। तो जैसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट पढ़े थे, पूरा मशीन का पार्ट पुर्जा समझना पड़ा था, वैसे इस मशीन का भी पार्ट पुर्जा समझना पड़ेगा, श्वसन तंत्र का भी पार्ट पुर्जा समझना पड़ेगा, तभी हमको समझ में आएगा। देखिए ये शुरू कहाँ से होता है, श्वसन तंत्र हमारा शुरू होता है नाक से लेकर के और कहाँ तक, फेफड़ों तक चलता है। तो देखिए श्वसन तंत्र जो होता है, इसके भाग लिखिए, श्वसन तंत्र के भाग, श्वसन तंत्र के भाग, भाग मतलब भागने वाला भाग नहीं नहीं कि भाग जाइएगा। देखिए श्वसन तंत्र के भाग, इसमें मतलब कि पार्ट, कितने पार्ट होते हैं। पहला नासा छिद्र, नासा छिद्र या नासा छिद्र तथा नासा तथा नासा गुहा।
नॉस्ट्रिल एंड नेजल कैविटी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। जो इंग्लिश लिखना चाहे लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आता है दूसरा ग्रसनी, अभी हम सब समझाएंगे। ग्रसनी, इसके बारे में तो हम डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पढ़े थे, इसको फेरिंग्स बोलते हैं। तीसरा क्या है? तीसरा है कंठ। कंठ बोलते हैं ना, कंठवे रुना गए उनकर, कंठ रुनाने का मतलब बंद हो गया, आवाज नहीं बोल पा रहे हैं, आवाज नहीं निकल पा रहे हैं उनके अंदर से। समझ में आया? चौथा का है, चौथा है ट्रैकिया, जिसको बोलते हैं श्वास नली। श्वास नली जिसको हम बोलते हैं ट्रैकिया। पांचवा क्या है? श्वसनी। श्वसनी जिनको हम बोलते हैं ब्रोनकाई। और छठवां क्या है? श्वसनिकाएं। श्वसनिकाएं जिनको हम बोलते हैं ब्रोनक्यूल्स। क्या बोलते हैं? ब्रोनक्यूल्स बोलते हैं। फिर सातवां आता है कूपिका। कूपिकाएं जिनको हम बोलते हैं एल्विलाई। सब इंग्लिश में आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, इंग्लिश तो आप ही लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आता है डायाफ्राम। ये जो है 8 पार्ट हैं, इसके 8 भाग हैं श्वसन तंत्र के। इसी के बारे में हमको डिस्कस करना है। पहले हम डायग्राम भी बना देते हैं, हमारे साथ साथ आप डायग्राम बनाइए। देखिए नकिया थोड़ा सा बढ़ान हो रहा है। ये मान लीजिए आदमी है, लग तो नहीं रहा है लेकिन है कि नहीं है? अरे यार आर्टिस्ट थोड़ी हैं कि हम भी बना देंगे, हमको डायग्राम वगैरह कुछ बनाने नहीं आता है। डायग्राम कैसे भी बना देते हैं आप लोगों के लिए। यहाँ से आया होता है, देखिए यहाँ से थोड़ा सा ऐसे बना दिया जाए ताकि आदमी लगे, नहीं तो पता चला कि एलियन लगने लगेगा, गड़बड़ा जाएगा। यहाँ से एलियन लग ही रहा है, इसका सिर बड़ा हो गया है। वैसे ऐसे आता है, मुंह आया होता है, ऐसे दोनों मिल गया होता है। यहाँ से ये तो फूड पाइप चला गया अंदर, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। यहाँ से ये आता है कंठ, यहाँ पे आता है कंठ, जिसको हम थोड़ा सा बनाते हैं। क्या होता है? ऐसे इस टाइप का होता है कुछ। इस टाइप का कुछ होता है कंठ। आप ऐसे छुएंगे तो दिखेगा, ये जो ऊंच दिख रहा है ना, थोड़ा सा सांस नली में यहाँ पे जो ऊंचा दिख रहा है, यही है कंठ। समझ में आया? यही है कंठ। इसको दबा देंगे तो आप बोल नहीं पाएंगे, दबा देंगे तो बोल नहीं पाएंगे। ये कंठ है। अब ये कंठ जो है नीचे चल करके ऐसे ट्रैकिया बनाता है। ट्रैकिया बनाता है। ट्रैकिया क्या होता है? इसमें अर्धचंद्राकार वलय पाए जाते हैं, मतलब अपूर्ण वलय पाए जाते हैं। और ये वलय कैसे होते हैं? कार्टिलेज के होते हैं, अपूर्ण वलय होते हैं। फिर ये डिवाइड होता है ट्रैकिया। अभी तो ये आपको पढ़ना ही नहीं है किस लेवल पे ये डिवाइड होता है, वैसे आपको नहीं पढ़ना है। ये आगे चलकर और डिवाइड होता है, आगे चलकर और डिवाइड होता है, और इसमें क्या बन जाते हैं? ये आगे चलकर और डिवाइड होगा। ऐसे हमारे साथ साथ अभी बनाते चलिए, बस अभी हम सारा चीज़ आपको समझा देते हैं। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। इसको हम मिटा देते हैं, नहीं तो हम डायग्राम में नहीं बना पाएंगे। इस तरह का कुछ होता है डायग्राम। आप देखेंगे तो दोनों फेफड़े के डायग्राम यही होते हैं। उसके बाद यहाँ पे गोल 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 स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम बोलते हैं एल्व्यूलाई। गोल 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 खूब
खूब गुच्छा लगा होता है, खूब ज़्यादा लगा होता है, खूब ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मात्रा में। ठीक, ये मान लीजिए एल्विलाई का गुच्छा है, यहाँ से भी एल्विलाई का गुच्छा। ये अभी हम श्वसन तंत्र पूरा मशीनरी बना रहे हैं, इसीलिए इतना टाइम लग रहा है, और थोड़ा सा हम इसके पार्ट के बारे में भी समझेंगे। हो सकता है कि लेक्चर लंबा हो, और बाबू जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। लेक्चर लंबा है तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा। देखिए, ये हम बना दिए श्वसन तंत्र। इसमें यहाँ से फेफड़ा बनता है, और इसमें बीच में दिल होता है, आपका दिल, जो किसी को दे दिए हैं आप। यहाँ पे बनाए हैं तो आप किसी को दे दिए थे तो हम बनाए हैं वैसे। इस पे डबल मेम्ब्रेन का लेयर होता है, किसी को देना नहीं चाहिए अपना दिल, समझ में आया? यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है ना दिल, तो वही आप दे दिए हैं, गड़बड़ा गया है, बना नहीं सकते हैं यार, इसीलिए नहीं बनाए हैं। इतना कम स्पेस में हम कहाँ से बनाए, कहीं बिला गया है। हार्ट इन्हीं दोनों फेफड़ों के बीच में रहता है, इतना आपको याद रखना है। अभी हम दिखा देते हैं, जैसे कि ये आप देख सकते हैं इन दोनों फेफड़ों के बीच में, इसमें भी आर्टवा गायब कर दिया। देखिए, ये अपना दिल किसी को दे दिया है, इसमें भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। हम जानते हैं ना कि दोनों फेफड़ों के बीच में दिल होता है। अब कहीं पे गया है तो हमको क्या मतलब है, किसी को दे दिए होंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे गया है। यहाँ पे ये जो श्वसन तंत्र है, यही बस इतना ही श्वसन तंत्र है। इसमें ब्लड कैपिलरीज ऐसे लगी हुई होती हैं, इस एल्विलाई पे ऐसे ब्लड कैपिलरीज खूब फैली हुई होती हैं, खूब जाल होता है ब्लड कैपिलरीज का, फूल खूब होता है। इतना ही हमारा क्या रेस्पिरेटरी सिस्टम। यहाँ पे नीचे एक मसल होता है जिसको हम बोलते हैं डायफ्राम, ऐसे कुछ टाइप का होता है, हमको नहीं मतलब है कैसे होता है, अभी दिखा देंगे इमेज में, बस हम बना दिए हैं, इतना ही काफ़ी है। फिर ऊपर से रिब्स होता है, इसको सेफ रखने के लिए। ये प्लूरा मेम्ब्रेन होती हैं, सब दो दो लेयर का मेम्ब्रेन फेफड़ा बनाती हैं। तो इसी के बारे में हमको समझना। देखिए, नासा छिद्र तथा नासा गुहा, नकिया के छेदवा को क्या बोलते हैं, नासा छिद्र। नकिया का छेदवा जो है इसको नासा छिद्र यानी नॉस्ट्रिल बोलेंगे। जो जगह है नाक के अंदर, जो कैविटी है, खलिक्का जगह है, इसको बोलेंगे नेजल कैविटी। क्या बोलेंगे, नेजल कैविटी। जो नासा मार्ग है, या जो मतलब जो इसके अंदर नकिया के अंदर जो रास्ता है, या जो खलिक्का जगह है, उसको बोलते हैं नेजल कैविटी, यानी कि नासा गुहा बोलते हैं। अभी नेजल कैविटी, नासा गुहा सीधे जाके गटई में खुलता है, और गटई जो होता है, ये गला जो होता है, ये दोनों के लिए कॉमन होता है। खाना के लिए यानी मुंह के लिए भी कॉमन खुला होता है गले में, और सांस वाले के लिए भी कॉमन इसी गले में ही खुला होता है यहाँ पे। मतलब दोनों के लिए एक नली बन जाता है यहाँ पे। तो इसको बोलते हैं ग्रसनी, जहाँ पे दोनों मिलते हैं। खाना का नली, खाना का मुंह वाला जो नली है, ये यहाँ पे मिलता है गले में, और सांस वाला नली भी यहीं पे मिलता है। इसको बोलते हैं क्या, ग्रसनी, यानी कि फेरिंग्स। पहले हम थोड़ा सा लेवलिंग करते चलते हैं। नासा छिद्र ये है, नासा छिद्र, नहीं तो आप भूलते चले जाएंगे। ये जो है नेजल कैविटी है, यानी नासा गुहा है, नासा गुहा। ये स्ट्रक्चर आपको बनाने के लिए एग्जाम में आएगा, नहीं तो हम इमेज देखा के पढ़ा देते, खत्म बात, बनाते नहीं। बनाने के लिए आएगा, जो भी हम इमेज बनाते हैं, जो भी स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो सभी बनाने के लिए आ सकता है एग्जाम में, इसीलिए हम बनाते हैं। नहीं तो हमको कोई शौक नहीं है बनाने का, हम इतना आर्टिस्ट भी नहीं है, हम सीधा इमेज दिखाते चल देते। समझ में आया? देखिए, ये नासा गुहा यानी कि नेजल कैविटी जिसको बोलते हैं। इसके आगे ये आया फेरिंग्स यानी कि ग्रसनी, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, पिछले लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं कि यहाँ पे सांस नली और भोजन वाला मुंह जो है ये भी खुलता है। मतलब कि नासा मार्ग भी खुलता है और मुंह भी खुलता है, यहीं पे दोनों कॉमन चेंबर में खुलते हैं, जिसको हम बोलते हैं ग्रसनी। अब ये ग्रसनी जो है आगे चल करके दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक तो फूड पाइप जो कि पीछे से हमारे पेट में चला गया होता है, और एक जो है सांस नली। सांस नली में ये ग्रसनी किस पे मिलती है, तो ये मिलती है कंठ से। पहले ग्रसनी किस में खुलती है, कंठ में। कंठ जो होता है इसको बोलते हैं लैरिंग्स। कंठ को क्या बोलते हैं, लैरिंग्स, लय देने वाला, सुर ताल लय। आप सुने होंगे संगीत में, सुर ताल लय मतलब लय में गाइए, कहाँ ऐसे गा रहे हैं आप कौआ के आवाज में। तो लय कौन बनाता है, यही बनाता है, लैरिंग्स बनाता है लय। तो लय से याद रखिएगा लैरिंग्स, ठीक। लैरिंग्स मतलब कि आवाज बनाने वाला, आवाज बनाने वाला, तो इसी को बोलते हैं लैरिंग्स यानी कि कंठ बोलते हैं। अब कंठ के नीचे जो कंठ है ना, ये एगो नली का पार्ट ही है।
ये कंठ जो है आवाज बनाने वाला जो है बॉक्स है, इसको ये भी जो है नली का पार्ट है, नली के टाइप का होता है। इसके नीचे होता है ट्रेकिया, सांस नली, सांस नली। इसके नीचे क्या होता है? ट्रेकिया यानी सांस नली। ये कंठ जो है किसमें खुलता है? सांस नली में। और सांस नली आगे चल करके दो भाग में डिवाइड हो गया है, जिसको बोलते हैं क्या? सांस नली जो गया है उसको बोलते हैं ट्रेकिया इंग्लिश में, सांस नली को ट्रेकिया। दो भाग में डिवाइड हो गया, इसको ब्रोनकाई, ब्रोनकाई मतलब श्वसनी। दो भाग बना तो दोनों का है, श्वसनी है। और श्वसनी आगे चल करके श्वसनिकाओं में डिवाइड हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं ब्रोनक्यूल्स। अभी आपके लेवल पे बस इतना ही समझना है। वैसे तो प्राइमरी ब्रोनकाई, फिर सेकेंडरी ब्रोनकाई, टर्सरी ब्रोनकाई, फिर प्राइमरी ब्रोनक्यूल्स, सेकेंडरी ब्रोनक्यूल्स, उसके बाद एल्विलाई लगा होता है। तो उतना हमको नहीं पढ़ना है, हमको बस पढ़ना है कि ये क्या क्या होता है, बस हल्का हल्का ओवरव्यू हमको लेना है। अभी 11th में जाएंगे तो सेकेंडरी ब्रोनकाई, प्राइमरी ब्रोनकाई, ब्रोनक्यूल्स, इस सब के बारे में पढ़ना है। पहले देखिए, याद करिए, सांस कैसे कैसे अंदर जाएगा? तो नासा छिद्र, नकिया के छिद्रवा से प्रवेश करेगा, नासा छिद्र, फिर नासा गुहा यानी कि नेजल कैविटी, नेजल कैविटी से फेरिंग्स, फेरिंग्स मतलब ग्रसनी, फेरिंग्स से फिर लैरिंग्स, लैरिंग्स से सांस नली। देखिए, लैरिंग्स से सांस नली, और सांस नली यानी ट्रेकिया, ट्रेकिया से ब्रोनकाई, ट्रेकिया डिवाइड हुआ दो भाग में, ब्रोनकाई, ब्रोनकाई से ब्रोनक्यूल्स, ब्रोनकाई जब आगे चल के डिवाइड हुए, दोनों जो ऐसे निकले हुए थे सांस नली से, वो आगे चल के डिवाइड हुए तो ब्रोनक्यूल्स। अब ब्रोनक्यूल्स से कौन जुड़ा होता है? एल्वियोलाई, जो गोल गोल स्ट्रक्चर है, गेंद जैसा बहुत सारा संरचना, लगता है अंगूर का गुच्छा है, वैसे जुड़ा होता है। तो इसको बोलते हैं एल्वियोलाई यानी कि कुपिका। अब इन कुपिकाओं तक ही ऑक्सीजन आता है। कुपिकाओं पर रक्त केशिकाओं का जाल होता है, मतलब कि ब्लड के नसों का जाल होता है। इस पर खूब ढेर नसें लगी होती है, पतली पतली, और पतली पतली दीवारों वाली नसें होती हैं। अब इसमें से गैसों का एक्सचेंज हो जाएगा, ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड इस एल्वियोलाई में आ जाएगा, और एल्वियोलाई से ऑक्सीजन जो है ब्लड में चला जाएगा। फिर ब्लड लेके दौड़ता हुआ जाएगा, लो तुम लो तुम लो तुम लो, ऐसे सबको बांट देगा। कभी दिल की कोशिका को देगा तो आपका दिल बहुत तेज धड़कने लगेगा, कभी ब्रेन की कोशिका को देगा तो ब्रेन बहुत तेज चलने लगेगा। तो इसीलिए ये जो है जरूरी है श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र जरूरी क्यों है? क्योंकि हमको ऑक्सीजन पहुंचाना है ब्लड में, और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड लाना है। ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, डायरेक्ट हम ब्लड में ऑक्सीजन नहीं ढकेल सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? हमको यहाँ से श्वसन तंत्र लाना पड़ता है। और श्वसन तंत्र क्या है? तो नासा छिद्र, नासा गुहा, फिर फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स, श्वास नली जिसको ट्रैकिया बोलते हैं, ट्रैकिया, ब्रोनकाई यानी कि श्वसनी, फिर श्वसनिकाओं में टूट जाता है, और श्वसनिकाएं आगे चलकर उस पर ये एल्वियोलाई लग जाते हैं, यानी कि क्या बोलते हैं? कुपिका, इसको बोलते हैं, कुपिकाएं लग जाते हैं। ठीक। और इसके नीचे ये जो डायफ्राम है, ये डायफ्राम जो है इसको कंट्रोल करता है, पंप करने में कंट्रोल करता है। देखिए कौन कुछ नहीं है, बस चेम्बर है, सब कुछ क्या है? चेम्बर है। अब इस चेम्बरवा में हवा भरना है और फेंकना है, हवा भरना है फेंकना है, यानी हवा बाहर से अंदर करना है, अंदर से बाहर फेंकना है, यही करना है। तो अभी कौन कराएगा? ये कराने के लिए डायफ्राम लगा होता है। डायफ्राम जो है ऊपर उठ जाएगा, पचक जाएगा फेफड़ा, जैसे पचकेगा, जैसे बोतल को पचकाते हैं तो उसमें से हवा निकलता है, और फुलाते हैं तो उसमें हवा भरता है, वैसे ही फेफड़ा है, इसको पचकाना है, पचकाना है, बस नीचे से ढकेल देगा ये डायफ्राम थोड़ा सा, जैसे ढकेलेगा ये ऊपर उठ जाएगा, इसका आयतन कम हो जाएगा, ये छोट हो जाएगा, छोट होगा, बस इसमें से हवा निकल जाएगा, फेंका जाएगा। और जैसे ही ये डायफ्राम नीचे जाएगा, डायफ्राम ये जैसे नीचे जाएगा, फेफड़ा फूल जाएगा, फूलने से अंदर आ जाएगा हवा, यानी कि ऑक्सीजन सहित पूरा हवा अंदर आ जाएगा। तो फेफड़े में वायु भी भर गया। कैसे? डायफ्राम जब नीचे गया तो वायु भर गया, ऊपर जाएगा ढकेल देगा फेफड़ा को, फेफड़ा पुचुक जाएगा, और पुचुक जाएगा तो बाहर आ जाएगा वायु। समझ रहे हैं? तो इसी से श्वसन होता है, इसी के द्वारा श्वसन होता है, ऐसे ही सांस लेने की प्रक्रिया होती। अब हमारे रिब्स जो होते हैं ये भी सांस लेने में सहायता करते हैं। रिब्स मतलब कहते हैं ना, मार के बत्तवा तूर दें, तो ये बत्ता जो है ना, इसी को बोलते हैं रिब्स। इधर भी है और इधर भी है, देखे होंगे, ऐसे लगता है, इसी को हम बोल देते हैं फेफड़ा। समझ रहे हैं? तो ये रिब्स जो है ये मतलब इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं यार? रिब्स, रिब्स को क्या बोलते हैं? रिब्स को बोलते हैं, रिब्स को देखिए हिंदी इसका हम भूल चुके हैं। रिब्स को बोलते हैं पसली, पसली बोलते हैं, सॉरी पसली बोलते हैं। पसलियाँ जो होती हैं ये भी सांस लेने में सहायता करती हैं, ये भी थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे होती हैं, जो कि फेफड़ा को फुलाने में, पचकाने में हल्का हल्का मदद करती हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा कौन फुलाता पचकाता है? ढकेल देगा, एक के बार ऊपर ढकेल देगा फेफड़ा को, फेफड़ा पचक जाएगा, जिससे इसमें से ऑक्सीजन निकल के बाहर ही भाग जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर भाग जाएगा। और ऑक्सीजन भरना है,
डायफ्राम नीचे चला जाएगा, धंस जाएगा, जिससे फेफड़ा फूल जाएगा और इसमें ऑक्सीजन चला जाएगा। समझ में आ गया। और ऐसे गैसों का एक्सचेंज तो अपने आप होता रहता है ब्लड कैपिलरीज से, ठीक, प्रेशर का डिफरेंस से होता है। इस सब के बारे में आपको 11th में पढ़ना है, उतना डिटेल में नहीं जाना है हमको, बस समझना है कि एल्विलाई तक हवा पहुंचाना है, एल्विलाई से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना है। यहाँ से अब गैसों का एक्सचेंज हो रहा है वो हमको नहीं समझना है, कैसे एक्सचेंज हो रहा है। गैस जो है ऑक्सीजन जो है ब्लड में चला गया और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड एल्विलाई में आ गया, बस इतना ही जानते हैं हम। अभी कैसे आ रहा है, कैसे जा रहा है, प्रेशर डिफरेंस क्या है, इन सब के बारे में आज हमको डिस्कस नहीं करना है, क्योंकि ये जो है 11th में पढ़ाया जाता है। आपको 11th देखिए, हाई स्कूल इतना है, 11th के बाद इतना ऊंचा चला जाता है, तो इसका लेवल बहुत ही ज़्यादा जाने वाला है अभी 11th में, ठीक। तो उसके बारे में हमको पढ़ना है, अभी 11th में पढ़ना है, अभी नहीं। तो इसको लेवलिंग भी अभी करते चलिए। क्या ये क्या है, तो ये है कंठ, जिसको बोलते हैं कंठ, जिसको बोलते हैं लैरिंग्स। लय से याद रखिएगा, लय मतलब सुर ताल लय संगीत में होता है, जो कि इसी से निकाला जा सकता है, जिसको बोलते हैं लैरिंग्स। ये क्या है, सांस नली, श्वास नली, श्वास नली। ये जो होता है, ये दोनों इसको बोलते हैं क्या, श्वसनी, श्वसनी। और श्वसनी आगे चलकर डिवाइड हुई होती हैं, जिनको बोलते हैं श्वसनिकाएं, श्वसनिकाएं। अभी तो आप श्वसनिकाएं हम बता दे रहे हैं, लेकिन 11th में जब जाएंगे ना तो इन्हीं को बोल दिया जाएगा प्राइमरी ब्रोनकाई, यानी कि प्राथमिक श्वसनी, इन्हीं को बोला जाएगा, जिसको हम श्वसनिकाएं बोल रहे हैं। तो वैसे अभी वहाँ पे हमको समझना है, यहाँ पे नहीं। यहाँ पे जो भी समझा रहे हैं बस उतना समझिए। श्वास नली यानी ट्रेकिया, ट्रेकिया से ब्रोनकाई दुगो, अब ब्रोनकाई आगे चल के डिवाइड हुआ तो उसको बोल दिए ब्रोनक्यूल्स, बस खत्म बात। समझ रहे हैं, पेड़ के टहनी जैसे बना हुआ है। अब ये जो ब्रोनकाई और ब्रोनक्यूल्स है, या जो कुपिकाएं हैं यानी एल्विलाई हैं, ये सब जो है ना बहुत नाजुक हैं, सब बहुत नाजुक है। इनको एक मुक्का लग जाएगा तो ये खत्म हो जाएंगे, सब की सब टूट के सब पचक उचक के खत्म हो जाएगा, फेफड़ा सब नष्ट हो जाएगा। इसके लिए इस पे लगा होता है डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, मतलब दूगो इसका कवरिंग हुआ है, दूगो लेमिनेशन चढ़ा है, दूगो झिल्ली का लेमिनेशन। और दोनों झिल्लिया के बीच क्या है, तो दोनों झिल्लिया के बीच द्रव है, लिक्विड है, जिससे कि फ्रैक्शन कम हो सके, फेफड़ा फूले तो फ्रैक्शन ना हो, या पचके तो फ्रैक्शन ना हो। तो इन झिल्ली को हम क्या बोलते हैं, प्लूरा मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, प्लूरा मेम्ब्रेन, प्लूरा मेम्ब्रेन। अब देखिए फेफड़ा को हम क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन। फेफड़े को हम बोल देते हैं, ऐसे शॉर्टकट में बोल देते हैं फुफ्फुस। क्या बोलते हैं, फुफ्फुस। तो फेफड़े को फुफ्फुस भी बोला जाता है, ये आप याद रखिएगा। ये क्या है, डायाफ्राम है, डायाफ्राम। ये क्या है, ये जो गोल गोल स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये कूपिका है, कूपिका है, ठीक। समझ में आया, ये सभी चीजें हैं और कुछ नहीं है। हमको जो भी समझना था हम समझ चुके हैं, यही होता है श्वसन, और इसी के द्वारा श्वसन होता है। नाक में क्या होता है, नाक में कुछ बाल होते हैं, कुछ श्लेष्म ग्रंथियां होती हैं। श्लेष्म मतलब म्यूकस निकालने वाली, पोटा निकालने वाली, पोटा समझते हैं ना, तो वही निकालने वाली। वो क्यों निकलता है, इसलिए निकलता है ताकि हवा जो अंदर जा रहा है उसमें बहुत सारे धूल कण हैं। हम ऐसे गाड़ी चला रहे होते हैं, बाइक पे जा रहे होते हैं, सड़क पे धूल उड़ रहा है, ऐसे सांस ले रहे हैं, पता चला पूरा फेफड़ा भट जाएगा। तो ये ऐसा ना हो, इसलिए नाक में बाल होता है, जिससे कि धूल कर छन जाए। नाक में श्लेष्मा होता है, श्लेष्म ग्रंथियां होती है, जो कि हरदम श्लेष्मा स्रावित करती रहती हैं, जिससे कि धूल कर उसी में चिपक जाए, बैक्टीरिया उसी में चिपक जाए, फेफड़ा में अंदर ना जाए। फिर ट्रेकिया में भी होता है, ट्रेकिया में भी थोड़े बाल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिनको बोलते हैं सीलिया, बाल की तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, वो भी सीलिया भी इसमें मदद करते हैं। तो इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे, ठीक। तो पहला हेडिंग डालिए, पहला हेडिंग होडिंग मत डालिए। आप देखिए, आप क्या कीजिए, देखिए वायु का रास्ता बता दीजिए पहले। वायु कहाँ से कहाँ तक जाता है, तो वायु जो लिखिएगा, वायु पहले जाता है नासा छिद्र, नासा छिद्र। इसमें हमको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, नासा छिद्र से नासा गुहा, नासा गुहा, नासा गुहा से कहाँ जाता है वायु, ग्रसनी में जाता है। वैसे हम लाइन से लिखवाए ही हैं, ग्रसनी में। ग्रसनी से कहाँ जाएगा, कंठ में, कंठ में। कंठ से कहाँ जाएगा हवा, कंठ से जाएगा श्वास नली, श्वास नली।
और श्वास नली से कहाँ जाता है? श्वसनी। श्वसनी, फिर श्वसनी से श्वसनिकाएं, श्वसनी से श्वसनिकाएं, श्वसनी से श्वसनिकाएं, और श्वसनिकाओं से कहाँ जाता है? कूपिका, कूपिकाएं। ठीक, कूपिकाएं। तो यही चीज है, यही हमको समझना है। कूपिकाओं में चला जाता है वायु और क्या हो जाता है, और गैसों का एक्सचेंज बीच में हो जाता है। कूपिकाओं के बाद ये ब्लड में चला जाएगा, BLOOD, ब्लड में चला जाएगा। ब्लड से कोशिका में, ब्लड से सेल में। ठीक, ब्लड से सेल में, ब्लड जो है सभी सेल्स को ले जाकर के ऑक्सीजन बांट देगा। ये हमको इतना ही समझना था। पहला हेडिंग लगाइए, पहला हेडिंग वोडिंग मत लगाइए, थोड़ा सा बस लिख लेते हैं हल्का हल्का। हेडिंग वोडिंग नहीं लगाना है यहाँ पे, जो भी हम हेडिंग लगवाएंगे बस उतना ही हेडिंग लगाइएगा, सभी के बारे में हमको नहीं लिखना है। नासा छिद्र तथा नासा गुहा। नासा गुहा जो है लिखिएगा, नासा गुहा। इसमें क्या होते हैं सबके बारे में लिखवा देते हैं, जो भी हम पढ़ाए हुए हैं उसी के बारे में, सबके बारे में लिखवा रहे हैं। नासा छिद्र तथा नासा गुहा, इसमें सूक्ष्म, ब्लैक से कहाँ लिख रहे हैं आप, दोनों ब्लैक के मार्कर है क्या? इसमें सूक्ष्म इसे लिखा जाता है। सूक्ष्म बाल तथा श्लेष्म ग्रंथियां होती हैं, श्लेष्म ग्रंथियां होती हैं। श्लेष्म का मतलब, श्लेष्म का मतलब पोंटा, याद रखिएगा बस, समझ में आया। श्लेष्म ग्रंथियां होती हैं जो वायु से धूल कण तथा बैक्टीरिया को अलग करने में मदद करती हैं। ठीक, बस ये हो गया नासा गुहा। आगे लिखिएगा, नासा गुहा ग्रसनी में खुलता है। नासा गुहा ग्रसनी में खुलता है, और ग्रसनी के बारे में हम लिखे ही हैं कि ग्रसनी में क्या होता है, मुंह भी हमारा ग्रसनी में खुलता है, मुख गुहा भी ग्रसनी में खुलता है, और नासा गुहा भी ग्रसनी में खुलता है, यानी दोनों ग्रसनी में खुलता है। फिर ग्रसनी आगे कंठ में खुलती है, कंठ में खुलती है। कंठ आवाज का, स्वर का निर्माण करता है, स्वर का निर्माण, आवाज लिख सकते हैं वैसे, आवाज का निर्माण करता है, आवाज का निर्माण करता है। ठीक, अब क्या हुआ आगे चल करके, ये कंठ जो है, कंठ कहाँ जाके खुलता है? कंठ आगे जाएगा, कंठ कहाँ खुलेगा? श्वास नली में, श्वास नली। और श्वास नली आगे चल के लिखवाए ही दिए हैं, श्वास नली श्वसनिका, श्वसनिका। और श्वसनिका आगे चल करके, श्वसनिका दूगो श्वसनिका में, श्वास नली दूगो श्वसनिका में आगे चल करके खुलेगा, और श्वसनिका आगे चल करके ढेर सारी श्वसनिकाओं में, श्वसनिकाएं। और श्वसनिकाओं से कूपिका, कूपिका क्या है? गोल संरचना, जिस पर रक्त केशिकाओं का जाल है। कितना टाइम हो गया? 54 मिनट। चलिए 1 घंटे में आपका ये सेशन कंप्लीट हो जाएगा। केशिकाओं का जाल होता है।
देखिए अब एक चीज हम आपको होमवर्क में देते हैं, वैसे हम नोट्स में लिख करके इसको दे देंगे। होमवर्क में क्या देते हैं, होमवर्क आपका ये है, हम बता देते हैं कि क्या होता है धूम्रपान जब लोग करते हैं, धूम्रपान का मतलब नशा, सिगरेट, बीड़ी वगैरह जब पीते हैं तो उनका फेफड़ा खराब हो जाता है। कैसे खराब होता है इसके बारे में हमको पढ़ना है। तो धूम्रपान हमारे श्वसन तंत्र के लिए हानिकारक है। ये कैसे हानिकारक है, देखिए हमारे जो श्वास नली में यानी ट्रेकिया में क्या होता है, सीलिया होता है। सीलिया झाड़ू के लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब लगता है ना कि गटैया में जो सांस नली है इसमें बाल जमा हुआ है, बहुत छोटा छोटा बाल। तो ये बाल जो होता है क्या करता है, वायु से जो भी बचा हुआ धूल कर रहता है, जो कि नाक में नहीं छन पाया होता है, उसको ये छानने का काम होता है गले में, इस सांस नली में नहीं छन पाया होता है जो उसको छानने का काम। तो यहाँ पे गले में सीलिया होता है। सीलिया मतलब बाल की तरह का स्ट्रक्चर, अंदर बहुत ज्यादा होते हैं, बाल की तरह का स्ट्रक्चर होता है, तो सीलिया होता है। अब ये सीलिया जो है ना, ये बीड़ी सिगरेट वगैरह पीने से गल जाता है, जल जाता है, और जलने से ये नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब क्या होगा, जो भी धूल कण है या बैक्टीरिया हैं वो सीधा फेफड़ा में एंटर कर जाएंगे। फेफड़ा में कहाँ पे, तो फेफड़ा में इस एल्विलाई में, फेफड़ा में एल्विलाई में, और एल्विलाई में जैसे बैक्टीरिया जाएंगे यहाँ पे इन्फेक्शन करेंगे। इन्फेक्शन से क्या होगा, इसमें कैंसर भी हो सकता है, श्वसन तंत्र में इन्फेक्शन होने का खतरा है, यानी कैंसर होने का खतरा है, जिससे कि आपकी मृत्यु भी हो सकती है। तो धूम्रपान जानलेवा है। कैसे जानलेवा है, क्योंकि ये सांस नली में सीलिया को नष्ट कर देता है, जिससे बैक्टीरिया अंदर चले जाते हैं, और बैक्टीरिया के अंदर जाने से कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। तो इसलिए फेफड़ों का कैंसर होता है और ये जानलेवा हो सकता है। इसी के बारे में आपको लिखना है, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हेडिंग लगाइएगा और यही लिख दीजिएगा, ये आपका होमवर्क है। वैसे हम इसको नोट्स में ऐड कर दिए हैं, नोट्स से आप जाकर देख कर लिख सकते हैं, लेकिन हम होमवर्क दे रहे हैं तो इसका मतलब नोट्स से जाके मत लिखिएगा, आप पहले लिखिएगा फिर नोट्स से मिलाइएगा, नोट्स से जाकर के मिला लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब ये डायफ्राम हमारा कैसे काम करता है इसके बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। ऊपर ऊपर ही समझना है, क्योंकि डायफ्राम पूरा नहीं काम करता है, कुछ काम तो पसलियां भी करती हैं, और गर्भावस्था में यानी जो महिलाएं गर्भवती होती हैं उनमें ये डायफ्राम बहुत कम काम करता है, पसलियां ही काम करती हैं और एब्डोमिनल मसल काम करते हैं। वो अभी आपको 11th में पढ़ना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जहाँ पे कुछ नहीं आने वाला है। ठीक, देखिए ये जो डायफ्राम है, बस इसमें लिखना है डायफ्राम। डायफ्राम पहले लिखिए अंतर श्वसन की प्रक्रिया, श्वसन की प्रक्रिया। श्वसन की प्रक्रिया में क्या लिखेंगे, अंतः श्वसन, अंतः श्वसन। और क्या लिखेंगे, दूसरा निःश्वसन। ये आप जानते होंगे, वैसे हम जानते हैं कि आप लोग जानते होंगे, इसीलिए नहीं बता रहे हैं। देखिए ऑक्सीजन को फेफड़ा, वायु को फेफड़ा में पहुंचाना यानी श्वसन सतह तक पहुंचाना क्या कहलाता है, वायु को श्वसन सतह तक पहुंचाना अंतः श्वसन, और श्वसन सतह से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना क्या कहलाता है, निःश्वसन। तो लिखिएगा ऑक्सीजन युक्त वायु को फेफड़ों तक पहुंचाना। देखिए जो हम धूम्रपान वाला दिए हैं ना, उसके लिए बस 10 लाइन छोड़िएगा, उससे ज्यादा नहीं लिखना है। धूम्रपान वाले में वो युक्त वायु को फेफड़ों तक पहुंचाना अंतः श्वसन, अंतः श्वसन कहलाता है। और निःश्वसन क्या है, तो CO2 युक्त वायु को, CO2 युक्त वायु को श्वसन सतह से यानी फेफड़ा से, श्वसन सतह से वातावरण में छोड़ना निःश्वसन है। ठीक, छोड़ना क्या, निःश्वसन है। तो यही दो प्रक्रिया होती हैं, अंतःश्वसन, निःश्वसन। अब अंतःश्वसन कब होता है, तो जब डायफ्राम अपने शिथिल अवस्था में रहता है तब क्या होता है, तब निःश्वसन होता है। और जब यह सिकुड़ता है यानी इसमें संकुचन होता है तो ये क्या होता है, अंतःश्वसन होता है। संकुचन का मतलब देखिए डायफ्राम का पहले ही से शेप ऐसे गुंबदाकार होता है, पहले ही से डायफ्राम ऐसे होता है, इस तरह का, समझ रहे हैं। अब ये डायफ्राम नीचे जाएगा मतलब इस सिकुड़ेगा, तो जब डायफ्राम सिकुड़ता है, संकुचित होता है, तब अंतःश्वसन होता है। मतलब डायफ्राम नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है यानी फेफड़ा फूल रहा है, तो जब डायफ्राम संकुचित होता है तब अंतःश्वसन होता है, और जब डायफ्राम शिथिल होता है
तो निःश्वसन होता है। वैसे संकुचन और शिथिलन हमको लिखना नहीं है, हम सीधा लिख देंगे कि डायाफ्राम जो है क्या करता है, जब नीचे जाता है तो अंतर श्वसन और जब ऊपर आता है तो निःश्वसन। डायाफ्राम कैसे हेल्प करता है श्वसन में? डायाफ्राम यह फेफड़ों के नीचे रहता है, यह दोनों फेफड़ों के नीचे होता है। ठीक, यह दोनों फेफड़ों के नीचे होता है। इसके ऊपर जाने से निःश्वसन तथा नीचे आने से अंतःश्वसन होता है। नीचे आने से फेफड़ों के आयतन बढ़ने से, लिख सकते हैं फेफड़ों के आयतन बढ़ने से निःश्वसन होता है, अंतःश्वसन होता है, अंतःश्वसन होता है। बस अब देखिए, फेफड़े में से पूरा हवा न तो अंदर निकलता है और ना ही पूरा हवा अंदर आता है, तो फेफड़ा जो है कभी भी पूरा खाली नहीं होता है। नोट डाल करके लिख लीजिएगा कि फेफड़े कभी पूरे खाली नहीं होते हैं। फेफड़े में कुछ वायु हमेशा रहती है, हमेशा रहती है। कुछ वायु हमेशा फेफड़ों में क्यों रहती है? वायु फेफड़ों में इसलिए रहती है ताकि फेफड़ा में जो एल्विलाई है, जो कुपिकाएं हैं, ये पिचक ना जाए। पिचक जाएंगे, एक में चिपक जाएंगे, हवा भरने में दिक्कत होगा, तो दिक्कत होगा, इसलिए ये पिचके नहीं, इसमें हवा हमेशा रहता है। कुछ हवा हमेशा रहना चाहिए फेफड़ों में, ताकि ये जो फेफड़ा का स्ट्रक्चर है फूला हुआ रहे, नहीं तो पिचक जाएगा, पता चलेगा, तो पिचकने से ये खराब हो जाएगा श्वसन तंत्र हमारे। ये ट्रेकिया जो है, ट्रेकिया ये अर्ध चंद्राकार कार्टिलेज का वलय इस पे पाया जाता है। ये भी आप याद रखिएगा कि इस पे कार्टिलेज, कान का जो हड्डी है दिख रहा है ना, मुड़ने वाला हड्डी, चाहे नाक में इसे यहाँ पे कार्टिलेज दिख रहा है, इसी तरह का अंदर होता है इस सांस नली में। यहाँ पे देखेंगे इसे दिख रहा होगा सी के आकार का, तो आधा आधा दूर होता है, जिसको बोलते हैं सी के आकार के। इस ट्रेकिया पे कार्टिलेज पाए जाते हैं। और ये कंठ जो होता है ये भी कार्टिलेज का ही होता है। ये भी किसका होता है? कार्टिलेज का ही होता है। कंठ जो होता है ये भी कार्टिलेज का ही होता है। लैरिंग्स और ट्रेकिया ये दोनों कार्टिलेज के होते हैं। आगे भी इस पे भी अर्धचंद्राकार वलय पाए जाते हैं। इस श्वसनी पे वैसे अर्धचंद्राकार वलय पाए ही जाते हैं। तो इसके बारे में आपको 11th में पढ़ने को मिलेगा कि आगे चलकर के श्वसनी पर भी अर्धचंद्राकार वलय पाए जाते हैं, जो कि इनको पिचकने से, कोलैप्स होने से बचाते हैं। नहीं तो पता चला सांस नली ऐसे, पता चला मांस का रहेगा चाहे किसी चमड़े का रहेगा, पचक जाएगा, सांस अंदर नहीं जाएगा चाहे बाहर नहीं आएगा, गड़बड़ा जाएगा। इसलिए इस पे अर्धचंद्राकार वलय होता है जो कि इस सांस नली को फुलाए रखता है। ठीक, तो आशा है कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको नोट्स चाहिए आप जाकर देखेंगे, नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन उसमें बहुत लंबी लंबी लाइनें मिलेंगी। जो भी हम समझाएं उस सारा चीज़ उसमें लिखा हुआ होगा, हम लिखवाए हैं इसे शॉर्ट नोट्स बना करके। तो इसीलिए कहते हैं कि आप लिखिएगा तो बोर्ड से लिखेंगे तो सबसे बढ़िया रहेगा, सबसे बेटर रहेगा, कम लिखना पड़ेगा आपको। और नोट्स से लिखेंगे बहुत ज़्यादा लिखना पड़ेगा, पूरा छापना पड़ेगा, पूरा उसको छाप करके लिखा जाता है। तो आशा है कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।